फिर उन बच्चों ने मेरे साथ मिलकर सर्वे स्टार्ट किया, इन बच्चों तक हम पहुँचे। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, स्कूल की कैसे शुरुआत हुई छोटे बच्चों की। 7-8 बच्चे हमारे सेंटर के पास ऐसे घूम रहे थे और बहुत ही बैड कंडीशन में थे। हमने क्या किया, MTFC में अभी तक 4600 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक, जिसमें छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी, कंप्यूटर वाले भी, इंग्लिश भी वाले बच्चे भी। काफ़ी बच्चे अच्छी जॉब पे सेटल हो चुके हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब पे सेटल हो चुके हैं। 2000 से ऊपर तो हमारे टच में है बच्चे, और जो टच में नहीं है वो तो काफ़ी बच्चे हो सकते हैं। 7-8 बच्चों को पकड़कर नहलाना चालू कर दिया। अच्छा। तो सारे बच्चे रोने लग गए कि भाई क्या कर रहे हो हमारे साथ। फिर बहुत ज़्यादा शोर हो गया, हमने कहा भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। तो एक बच्चे से पूछा कि तुमने पढ़ना है, तो बोले नहीं पढ़ना। सारे बोले नहीं पढ़ना। तो एक बच्चा तो बिल्कुल छोटा, उससे पूछा कि पढ़ोगे, तो उसने ऐसे गर्दन हिलाई कि हाँ मैं पढ़ूंगा। कि हमने उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। आप तो थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन तो ले रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्लम्स ऐसे हैं, लेबर क्लास ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं नरेश ढल। नरेश ढल MTFC संस्था चलाते हैं, जो गरीब, वंचित, स्लम बस्ती के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है, उनको रोज़गार दिलाने का काम करती है। ऐसे हज़ारों सैकड़ों बच्चे हैं जो MTFC संस्था से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में बदलाव ला चुके हैं। तो आज हम MTFC संस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये आइडिया कहाँ से आया, नरेश ढल जी से हम इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। नरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो MTFC संस्था है, जी सर, इसका पूरा नाम क्या है और ये कब स्टार्ट हुई थी? MTFC सर स्टैंड्स फॉर मेक द फ्यूचर ऑफ कंट्री, इसका पूरा नाम है, और 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत करने के पीछे का उद्देश्य क्या था और ये संस्था आपने क्यों बनाई? सर एक्चुअली में मैं भी पर्सनली काफ़ी स्ट्रगल से निकल कर आया था। हमारा स्टार्टिंग का फैमिली बैकग्राउंड ठीक था, लेकिन मुझे थोड़ा सा जिस तरह से याद है कि 1995 में रोहतक में बाढ़ आई। हमारी एक किराने की शॉप होती थी घर पर, काफ़ी अच्छा काम था, लेकिन क्या हुआ कि बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया। मेरे जो फादर थे वो शॉप भी रन करते थे, साथ में एक अच्छी जॉब भी करते थे, और बाढ़ आई, साथ में एक्सीडेंट भी हो गया। जो बाढ़ की वजह से शॉप का नुकसान हो गया, और जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से पापा की जॉब छूट गई, और आगे क्या हुआ कि पापा को किडनी की प्रॉब्लम हो गई। तो जो हमारी फैमिली थी ना, जो एक अच्छी कंडीशन में थी, वो एक नीड में आ गई, और उस समय हमारे लिए पढ़ाई काफ़ी स्ट्रगलफुल हो गई। किस एज की बात होगी, आप किस उम्र में थे? जब मैं 10th क्लास में था, 2000 की बात है ये जी। फिर जब मैं +1 में आया और मेरी सिस्टर +2 में आई, तो हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर आ गया कि हमारी अब पढ़ाई छूटेगी, क्योंकि फैमिली की कंडीशन ऐसी थी। लेकिन हमारा ये प्लस पॉइंट रहा कि ना तो मेरी सिस्टर ने पढ़ाई छोड़ी, ना मैंने। मैं रेलवे रोड पे गोयल गारमेंट्स के नाम से एक शॉप है, वहाँ पर जॉब करने लगा। मेरी सिस्टर साथ में शुभम ज्वेलर्स है एक, वहाँ पर जॉब करती थी। हम जॉब भी करते थे और साथ में हमने अपनी पढ़ाई को ड्रॉप नहीं किया, ये हमारा प्लस पॉइंट रहा। तो जब हम कंटिन्यू रहे, हम जॉब करते रहे और फैमिली को उस कंडीशन से बाहर निकाला, तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर की वजह से जब काम करते हैं तो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और हमारा ये प्लस पॉइंट रहा कि हमने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। तो ये जो पहली फीलिंग थी कि कोई बच्चा ना चाहे कितना भी प्रेशर में आए, काम के चाहे कितने भी प्रेशर में आ जाए, इकोनॉमिकल प्रेशर में आए, बट वो एजुकेशन को ड्रॉप ना करे। जैसे हम स्ट्रगल से बाहर निकले हैं तो और बच्चे भी बाहर निकल सकते हैं, ये पहली भावना थी। तो आपने कहाँ तक एजुकेशन लिया, आपने और आपकी बहन ने? मैं
डबल पीजी कर चुका हूँ। मैंने एमए इंग्लिश की, फिर जर्नलिज्म भी किया एमडी यूनिवर्सिटी से। और ये तो डिग्री की बात है, बाकी प्रैक्टिकल स्टडी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, मैं लगातार अब भी स्टडी करता ही रहता हूँ। मेरे 4-5 घंटे रोज़ स्टडी में ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिग्री कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, डिग्री तो है ही, डबल पीजी है, बट मैं एजुकेशन के हमेशा टच में रहता हूँ और नई नई चीज़ों को सीखता रहता हूँ। और कंप्यूटर में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है, जो एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जैसा आपने बताया कि परिवार की माली हालत काफ़ी दयनीय हो गई थी, बाढ़ में काफ़ी नुकसान हो गया था, और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यूस आपने रखी, जॉब भी किया, तो फिर आपका घर चलाने के लिए, जैसे परिवार को होता ना कि भाई जैसे बच्चे पढ़े लिख जाते हैं तो वो नौकरी करनी चाहिए, उनको रोज़गार करना चाहिए, तो आपने क्या किया? पहले मैं गारमेंट्स की शॉप पर जॉब करता था, फिर 3-4 साल मैंने वहाँ जॉब की, तो फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो मैं गारमेंट्स का काम करता था, सुबह से शाम तक गारमेंट्स का काम करता था, फिर शाम को मैं इन बच्चों को पढ़ाता था। शाम को हमारे घर पर बच्चे पढ़ते थे। शुरुआत बच्चों की मैंने घर से ही की थी। तो पहला बच्चा आपको जो पढ़ाना आपने शुरू किया, हाँ, वो बच्चा कौन था, और आपको आइडिया कैसे आया कि इसको पढ़ाना चाहिए, इसको घर पे पढ़ाना चाहिए? ट्यूशन ही देते होंगे? हाँ। ट्यूशन का मतलब निःशुल्क? हाँ, तो मैंने मैक्सिकन इंस्टीट्यूट है, विकास यादव सर हैं उसके डायरेक्टर, वहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। तो जो मेरे पास नॉलेज थी, तो मुझे होता था कि और बच्चों को भी दूं। ऐसे काफ़ी बच्चों को मैं पढ़ाता था, लेकिन वो जो बच्चे पढ़ते थे उससे कोई सेंटर क्रिएट नहीं हो पाया। वो तो बच्चे पढ़े और चले गए, ऐसा चलता रहता था। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जुड़ी है इसके साथ। एमटीएफसी का एक जो पहला स्टूडेंट था, उसका नाम कुणाल था। कुणाल? हाँ, वो क्या था कि वो मेरा एक फ्रेंड था मोहित, वो उसका ब्रदर था और वो छोटा था। तो मैं अपने फ्रेंड के घर एक बार गया हुआ था, जैसे मोहित के घर पर, तो वो छोटा उसका भाई जो कुणाल, वो पढ़ रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था स्कूल की। तो 10th की उसकी पढ़ाई थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कुणाल क्या कर रहे हो? तो बोला मैं ये इंग्लिश का कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको अपने मेथड से थोड़ा बताता हूँ। मैंने वैसे ही उसको कैजुअली कुछ बताया था कि ऐसे आप इंग्लिश को ऐसे करो, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था, उसको अच्छा लगा। अगले दिन वो आया और भैया बोला कि भैया जो आपने मुझे कल बताया था ना, थोड़ा आगे बताओ। उसने मुझे भैया बोला, और मेरे पढ़ाने से पहले वो पड़ोस में मुझे तू बोलता था, जैसे पड़ोस के बच्चे होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे एक दिन पढ़ाने से ये बच्चा तू से भैया पर आ गया। मतलब रिस्पेक्ट लगी कि पढ़ाने का क्या है। तो मैं उसके घर पर गया, तो मैं एक कमरे में, उसके घर के ऊपर एक कमरा था, खाली कमरा, मतलब बिल्कुल ना तो उसमें पंखा ना चेयर, जैसे खाली पड़ा होता है। तो वहाँ पढ़ाने लगा। और इंग्लिश में हम क्या है कि खड़े होकर प्रैक्टिस करते। तो पहले दिन मैंने उसको खड़े होकर पढ़ाया था। तो फिर ऐसे देखा कि पड़ोस में और बच्चों को भी पता चला कि रात में ऐसे क्लास चलती है, तो और बच्चे भी आ गए। तो 7-8 बच्चे हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि जब मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया, वो साथ साथ और बच्चों के लिए तैयार होता गया। तो ऐसे ही एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई। उन बच्चों में भावना जुड़ती चली गई कि एमटीएफसी इसके बाद आपने इसका गठन किया है? पहले एमटीएफसी हमारा एक फ्रेंड सर्कल तो था, मेक द फ्रेंड सर्कल, जो हमने मैक्सिकन इंस्टीट्यूट में बनाया था। तो कुणाल को पढ़ाने के बाद 10-15 दिन बाद टीचर्स डे था। तो टीचर्स डे पर वो जो एमटीएफसी था ना, मेक द फ्रेंड सर्कल, उसको हमने टीचर्स डे पे मेक द फ्यूचर ऑफ कंट्री बना दिया। ओके। तो वहाँ से मतलब 5 सितंबर 2007 से एमटीएफसी की एक विधिवत रूप से एक शुरुआत हो गई। तो जैसे ये तो थे आपके जो अड़ोस पड़ोस के फ्रेंड के बच्चे थे, हाँ। लेकिन आप बाद में ये जो सलम बस्तियाँ हैं, जो प्रवासी परिवार हैं यहाँ पे जो काम धंधा करते, उनके बच्चों को पढ़ाना, झुग्गी झोपड़ियों में जाना, ये कब स्टार्ट किया? हमें एक्चुअल में ना किराए की जगह होती थी हमारी, तो काफ़ी दिक्कत आती थी। तो जगह बार बार हमें बदलनी भी पड़ती थी। कभी थोड़ी पड़ोस की दिक्कत आ जाती थी, कभी मकान मालिक कहता था कि किराया बढ़ा दो, ऐसी दिक्कतें थी। और इन जो भी बच्चे थे मेरे पास जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते थे, इनसे मैं शेयर करता था कि हमने उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। आप तो थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन तो ले रहे हो, लेकिन बहुत सारे
स्लम्स ऐसे हैं, लेबर क्लास ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं। तो फिर उन बच्चों ने मेरे साथ मिलकर सर्वे स्टार्ट किया, इन बच्चों तक हम पहुँचे। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, स्कूल की कैसे शुरुआत हुई छोटे बच्चों की। 7-8 बच्चे हमारे सेंटर के पास ऐसे घूम रहे थे और बहुत ही बैड कंडीशन में थे। हमने क्या किया, उन 7-8 बच्चों को पकड़कर नहलाना चालू कर दिया। अच्छा। तो सारे बच्चे रोने लग गए कि भाई क्या कर रहे हो हमारे साथ। फिर बहुत ज़्यादा शोर हो गया, हमने कहा भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। तो एक एक बच्चे से पूछा कि तुमने पढ़ना है? तो बोले नहीं पढ़ना। सारे बोले नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। तो एक बच्चा तो बिल्कुल छोटा, उससे पूछा कि पढ़ोगे? तो उसने ऐसे गर्दन हिलाई कि हाँ मैं पढ़ूंगा। उसका नाम मानव था। तो उससे हमारे एमटीएफसी की स्कूल की शुरुआत होगी। जो आप पहला बच्चा जो है मानव था आपके सेंटर का MTFC स्कूल बच्चा कुणाल था और स्कूल का बच्चा मानव था। उससे हमारे इन छोटे बच्चों की भी शुरुआत होगी। तो मानव की जो माँ बाप है वो क्या करते थे? वो ऐसे लेबर क्लास थे, उनको इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी। और उन्होंने तो पढ़ाने के बाद ये कहा कि हमने उस बच्चे के पुराने कपड़े तो फेंक दिए थे, नए पहना दिए थे। तो उनके पेरेंट्स ने तो हमें ये कहा कि तुमने हमारे नए कपड़े तो रख लिए और पुराने पहना दिए इसको। अच्छा, नए कपड़े। तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो उस मानव से शुरुआत हुई थी, फिर और बच्चों को भी पढ़ाते गए तो ये चीज़ें बढ़ती चली गई। तो इसके लिए तो जैसे काफ़ी संसाधन चाहिए होते हैं, हाँ स्टेशनरी चाहिए होती है, समय तो आप दे सकते हैं, हाँ। लेकिन जो संसाधन है वो कहाँ से आते थे उस टाइम पे? शुरुआत में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। हमें यूँ था कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में एक अंकल जी थे, अभी थोड़े दिन पहले वो एक्सपायर हुए हैं। उनका नाम विनोद लूथरा अंकल था। तो उन्होंने हमें बताया कि बेटा तुम जो काम कर रहे हो ना, इसको एक ना संस्था बनाओ, रजिस्टर्ड कराओ। तो वो हमने करवाया। और सबसे पहले गोविंद राम सिंगल जी हैं, मानव सेवा संघ के इंचार्ज जी। उन्होंने कहा कि उनसे मिलो, वो समाज सेवी हैं, तुम्हें गाइड करेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक तरह से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई या हमें सपोर्ट किया और उसे मिलवाया। कुछ रेगुलर्स डोनर्स हमारे साथ जुड़वाए और वो अपने परमार्थ हॉस्पिटल्स में काफ़ी संस्थाओं की मीटिंग्स करते थे। तो वहाँ से हमें काफ़ी लोगों से मिलना हुआ हमारा। तो कभी नोटबुक की ज़रूरत है, कभी बैग की, कभी स्टेशनरी की। धीरे धीरे ऐसे लोग एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते गए। पर पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया वो श्री गोविंद राम सिंगल जी हैं। तो ये जो आप चंदे वाला जो काम है, डोनेशन की बात आप कर रहे हैं, तो डोनेशन तो देखो दे देते हैं लोग, लेकिन जैसे कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जो कहते हैं कि यार डोनेशन लेने के लिए ये एक नया धंधा शुरू कर दिया है। ऐसी भी बातें कभी आई जीवन में? ऐसा स्ट्रगल काफ़ी आता है, और वो स्ट्रगल ना ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आता है। हर फेज़ का एक अपना स्ट्रगल है। स्टार्टिंग का अपना स्ट्रगल है, मिडल का अपना स्ट्रगल है और आगे का अपना स्ट्रगल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जितना स्ट्रगल रहा उससे कई गुना समाज से प्यार मिला। तो वो प्यार मिला तो हिम्मत भी मिली, हिम्मत मिली तो एक काम भी होता गया। और हम कोई भी काम करें, चाहे वो चैरिटेबल वर्क हो चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, इस तरह के रिवर्स कमेंट्स तो आते ही हैं। और वो ये नहीं कि एक फेज़ के आने के बाद वो आने बंद हो जाते हैं, बस उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो वो सबकी अपनी सोच है और सबकी सोच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही होता है। तो ऐसे कितने बच्चे अभी तक एमटीएफसी संस्था जो है वो पढ़ा चुकी है, उनको स्किल्ड बना चुकी है, या उनको हायर एजुकेशन दिलवा चुकी है, या रोजगार दिला चुकी है? एमटीएफसी में अभी तक 4600 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक, जिसमें छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी, कंप्यूटर वाले भी, इंग्लिश भी वाले बच्चे भी। काफ़ी बच्चे अच्छी अच्छी जॉब पे सेटल हो चुके हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब पे सेटल हो चुके हैं। 2000 से ऊपर तो हमारे टच में हैं बच्चे, और जो टच में नहीं है वो तो काफ़ी बच्चे हो सकते हैं। और वो बच्चे जो कभी पढ़ते थे आज वो एमटीएफसी के कंट्रीब्यूटर हैं, वो डोनेशन देते हैं यहाँ पर किसी भी फॉर्म में हो। एक हमारा बच्चा अक्षय, वो यहाँ पर पढ़ता था और बच्चों को मार्शल आर्ट भी सिखाता था। पहले फिज़िकल तौर पर बच्चों की हेल्प करता था, अब वो यूएसए में सेटल हो चुका है। तो वो बच्चा अब कंट्रीब्यूशन देता है जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है या कोई रेगुलर। कैसे फैमिली बैकग्राउंड का है? वो मतलब स्ट्रगल था उसकी फैमिली में, फादर थे नहीं, और खुद की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगल में थी, बट मार्शल आर्ट में काफ़ी अच्छा था।
ऐसे एक अंकित नाम का लड़का है, राहुल नाम का लड़का है, एक बच्चा नेवी में, एक एयर फोर्स में है। तो ऐसे बच्चों में कृतज्ञता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने पढ़ाई की है, सीखा है, तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यहीं से पढ़े हैं वो यहीं से पढ़े हैं बच्चे। किसी बच्चे ने स्कूलिंग किया यहाँ से, किसी बच्चे ने यहाँ से कंप्यूटर एजुकेशन ली है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कोचिंग दिलवाई। जैसे एक लड़का हमारा इंद्रजीत है, वो काफ़ी स्ट्रगल में था और उस बच्चे को हमने क्वांटम इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उस समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसकी काफ़ी मतलब फीस काफ़ी थी। तो बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में होती है। हाँ, उस समय 60,000 थी मुझे याद। तो हरीश घई सर थे, उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया था उस बच्चे को। आज वो बच्चा MBBS कर चुका है। आपके वहाँ से पढ़ा? हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे पढ़े हैं और ये जो आपने बताया कि स्कूलिंग हमारे वहाँ से करते हैं, MTFC स्कूल है, तो स्कूल है या आप पढ़ाते हैं बच्चों को और किसी और स्कूल में एडमिशन कराते हैं? ये थोड़ा सा। हमारी MTFC ऑर्गेनाइजेशन मेन स्ट्रीम में लाने का काम करती है बच्चों को। नर्सरी टू 5th तो कोशिश करते हैं हम पढ़ाएं ताकि वो बच्चे रेगुलर हो सके। उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। पहला स्टेप तो ये रहता है हमारी संडे पाठशाला, अलग अलग जगह पर हमारी संडे पाठशाला चलती हैं। वहाँ पर हम सिर्फ संडे को पढ़ाते हैं। फिर जब संडे को बच्चा रेगुलर आता है तो वहीं पर हम एक संस्कार केंद्र बना देते हैं, बच्चा रेगुलर आने लग जाता है। जब हमें लगता है कि वो संस्कार केंद्र में बच्चा रेगुलर आ रहा है तो उसको कनेली रोड वाले सेंटर पर हम नर्सरी टू 5th की पढ़ाई करवाते हैं। वहाँ पर उसकी बच्चे की एक मेन एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, बच्चा रेगुलर आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। तो फिर कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो अच्छे गवर्नमेंट स्कूल है, जैसे मॉडल टाउन में भी है, तो वहाँ पर उन बच्चों को हम शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद भी हम उनकी पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं। वहाँ पर बच्चों को खुद लेके जाते हैं, बस से लाते हैं। फिर शाम को उन्हीं बच्चों का होमवर्क करवाना, उन्हें कंप्यूटर सिखाना, उन्हें इंग्लिश करवाना, संडे की क्लासेस देना, उनका टच बना रहता है। ऐसा नहीं कि एडमिट करवा दिया तो फिर उनको छोड़ देते हैं। एडमिट करवाने के बाद भी उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग यहीं से होती है। तो पहले आपने पढ़ाना शुरू किया, हाँ जी, फिर उसके साथ जुड़ते गए। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूस पढ़ाते हैं, कभी वीकेंड पे, कभी 2 दिन में, कभी हफ्ते में, 10 दिन में, ऐसे भी है क्या? देखो 20 बच्चे तो ऐसे हैं MTFC में जो यहाँ पहले पढ़ते थे और आज वो बिल्कुल समर्पित हो चुके हैं। वो 17-18 साल से यहीं पर हैं, मतलब 2-3 महीने के लिए आए थे कोर्स करने के लिए, बट वो ऐसे जुड़े कि वो इस संस्था का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। एक लड़की है हमारी अनीता, वो 10th में आई थी हमारे पास, आज वो करते करते PhD तक पहुंच गई है। और एक लड़की है +2 में आई थी। अनीता की फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अनीता के पापा 4th क्लास एम्प्लॉय थे PGI में। अभी उनकी रिटायरमेंट हुई थी तो बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा था, तो PhD में कर रही है। 2 लड़कियां हमारी मीना और रीना, वो रोहतक की पहली लड़कियां जिन्होंने हैवी लाइसेंस लिया है बस चलाने को। MTFC संस्था के 2 लड़कियां ऐसी हैं जो हैवी लाइसेंस वो बस चलाती हैं अभी भी वो रेगुलर बच्चों को लाने ले जाने का काम वही करती हैं। जो आपके स्कूल की बस है, स्कूल की जो बस है। कोई मेल ड्राइवर नहीं हमारे पास और कोई पेड भी नहीं है, नहीं है कोई भी ना। वही 2 लड़कियां चलाती है बस, बच्चों को लाना ले जाना, इवन टूर पे लेके जाना। अमृतसर गए हैं हम बच्चे, अक्षरधाम गए हैं, बड़ी बड़ी जगह पर वही लड़कियां चलाती हैं और कहीं ना कहीं मेल ड्राइवर से अच्छा चलाती है। एक लड़की हमारी सरिता नाम है, वो दिव्यांग है, तो +2 में आई थी हमारे पास और उसके आगे की पढ़ाई छूट चुकी थी। तो लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ के जो संचालक है डॉक्टर जगदीश मलिक जी, उन्होंने उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू कराया। उस लड़की ने ग्रेजुएशन की, MSW की और अब वहीं पर समर्पित है। सारे अकाउंट्स का काम, सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम और इतने सारे बच्चों को उसने टाइपिंग सिखाई है, तो वो वही संभालती है। मतलब कंप्यूटर सेंटर को एक तरीके से वही संभालती है, वो टाइपिंग का संभालती है। हमारी एक पूजा है, उसको हमने सेंटर इंचार्ज बनाया हुआ है, वो मेरी एब्सेंस में पूरा सेंटर संभाल लेती है। अभी मैं आप स्टूडियो में हूँ आपके साथ, लेकिन अभी वो सेंटर बिल्कुल रनिंग है और मुझे ये चिंता नहीं होती कि पीछे से सेंटर कैसे रन होगा। मुझे जब मैं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बेटर ही मैनेज होता है। तो पूजा ने भी +2 के बाद आई थी हमारे पास, तो ग्रेजुएशन की, MCA की, MSW की, तो डबल PG वो भी हो चुकी है।
दो बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मुझसे ज़्यादा हो चुकी है और मुझे खुशी है इस बात को लेकर। तो जॉब लगी उनकी? नहीं, वो वहीं पर डेडिकेटेड है। तो फिर वो परिवार का पालन पोषण हमने गुजारा एक ना कैसे करती है? प्रिंटिंग का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है 8 लड़कियों के लिए, जी। हाई मेंटेलिटी के नाम से। वो फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम पहले मैं करता था, फिर मेरी मिसेज है मीनाक्षी, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो इतना मुझे इकोनॉमिकल पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इतनी कोई लग्जरियस लाइफ की उम्मीद है, ना कोई शौक़ है ऐसा। तो वो प्रिंटिंग का वर्क भी मैंने उन लड़कियों को हैंड ओवर किया हुआ है। तो उसको लीड करती है हमारी सोनिया, फ्लैक्स पेपर वो सारा कुछ वो करती है। तो उन जो 8 लड़कियां जो डेडिकेटेड है एमटीएफसी से, जो एमटीएफसी से ना तो कोई सैलरी लेती है ना कोई ऑनरेरियम लेती है, उनका जो उनका पर्सनल सर्वाइवल है वो वहाँ से चलता है। जो प्रिंटिंग का काम है? प्रिंटिंग का काम है हमारा। वो वहाँ से कुछ भी नहीं लेती, ना सैलरी ना ऑनरेरियम, ना वहाँ से कुछ खाना पीना। उनको हमने ऐसा डेवलप किया हुआ है कि तुम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हो। अगर फाउंडर ही कुछ लेने लग जाएंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं सकती, तो फिर स्टाफ बन जाओगे। उनके बाद के बच्चों को ऑनरेरियम तो देते हैं, लेकिन उन 8 लड़कियों को कुछ नहीं देते, ताकि उनके अंदर ये भावना बने कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और इसको हमने ही रन करना है। उनका सर्वाइवल कैसे चलेगा उसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हमने। तो जैसे आपने बात की ये मीनाक्षी की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, आपकी वाइफ है, हाँ जी, वो एमटीएफ से जुड़ने आई थी और फिर आपके साथ जैसे वो हाँ, विवाह बंधन में बंधी? हाँ, मैंने 2007 में स्टार्ट किया था। उस समय मैं एमए इंग्लिश कर रहा था और वो एमए इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो मेरे पास आई कि भी मैं भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो मुझे सही लगा, तो मैंने उनके सामने प्रपोजल रख दिया। मैंने कहा अगर हम शादी कर लें तो आते ही प्रपोजल रख दिया? नहीं, थोड़ा आते तो कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है। मुझे उनका नेचर लगा कि उनकी भावना लगी कि वो ऐसे मेरे साथ इस काम को आगे बढ़ा सकती हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम ऐसे दोनों अगर इस तरह से कर लें, और हमने उस स्टार्टिंग में ही शादी से पहले ही प्लान किया था कि हम किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगे। हम शादी करेंगे, इन बच्चों को ही अपना बच्चा मानेंगे और आगे इनके लिए काम करेंगे, और उस डिसीज़न पर आज तक हम स्टेबल हैं। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी 2012 में हुई थी हमारी। तो ये इतना बड़ा डिसीज़न और कंप्रोमाइज़ शादी के साथ, शादी करते समय ये कैसे लिया, और इसके कभी आपको बीच में कोई ऐसा लगा कि ये हमने गलत डिसीज़न लिया? नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, आज तक फील नहीं हुआ। मुझे पर्सनली, मतलब मैं पर्सनल फीलिंग बताऊं तो मुझे एक छोटी सी फैमिली मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है कि भाई पेरेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए करना है। मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो कोई भी कर सकता है, हम क्या अलग करें। तो ये भावना मेरे अंदर थी, तो ये मैंने शेयर की। तो ऐसी भावना मुझे कहीं ना कहीं मीनाक्षी के अंदर दिखाई दी। तो हमारा वो डिसीज़न, आज तक हमें कोई दिक्कत आई नहीं। बहुत समाज के बहुत से लोगों से हमने पर्सनल ये शेयर किया। पब्लिकल तो आज पहली बार आपको बता रहा हूँ। पब्लिकल तो हमने कभी नहीं कहा कि हम बच्चा नहीं करना वो हमने प्लान कर रखा है। कई लोग तो कहते हैं आपको बच्चा हो नहीं रहा तो हम दवाई दे देते हैं, ये दे देते हैं, ऐसी भी बातें आती है। लेकिन हमने पब्लिकल कभी किसी को बताया नहीं। मतलब ये आज आपने खुलासा किया है? आज मैंने आपको पहली बार इस पे बताया कि भाई हमने तो डिसीजन लिया। मीनाक्षी भी इस पॉडकास्ट को सुनेगी? हाँ, बिल्कुल। कभी कह दे कि आपने ऐसे मेरी परमिशन के बगैर खुलासा क्यों किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों को हमने पहले ही बताया था पर्सनली कि हम ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा था भी आपका डिसीज़न ठीक नहीं है, अपना बच्चा अपना होता है और आगे आपको पता चलेगा। तो आज तक तो ऐसा कभी अनुभव हुआ नहीं कि अपना अपना होता है। बहुत सारे बच्चे एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं और मुझे लगता है कि हमारे पर्सनल बच्चे होते तो शायद वो उनका रवैया ऐसा नहीं होता जैसा उनका है। तो मुझे तो अभी तक तो ऐसी कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ कि हमने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। मैं तो अभी तक तो अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। आगे सर्कमस्टेंसेस क्या दिखाएंगे वो अलग बात है। मीनाक्षी गवर्नमेंट स्कूल में पीजीटी हाँ जी, है? हाँ जी। तो कभी उनकी जो कलीग्स है, टीचर है, वो ये नहीं कहती कि भाई आपने बच्चा बनाना चाहिए? ऐसे होता है, ऐसा होता है। ऐसा हमारे पड़ोस में भी होता है। मम्मी के पास भी लोग आ जाते हैं कहीं और मुझे भी कह देते हैं। तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये डिसीज़न ना आउटर सच में है ही नहीं कि कोई प्रेशर से लिया गया। ये इंटरनल कुछ निकला और हमने ले लिया। हमें इसमें बहुत बड़ा कोई त्याग भी नज़र नहीं आता। त्याग तो तब नज़र आए जब कुछ ऐसी फीलिंग और उसको सप्रेस किया जाए। स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि कुछ बड़ा करना है और बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, सैकड़ों हज़ारों बच्चे होने चाहिए। 2-3 बच्चों में उलझना नहीं है।
तो आज हम बहुत काम कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी कर पा रहे हैं कि उन बच्चों को ही अपना मान रखा है। अपने भारतीय परंपरा में इंडियंस तो ये सोचते हैं कि भाई अपनी वंश बेल को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके सामने भी बहुत बार ये बातें आई होंगी। आप इकलौते बेटे हैं? हाँ, मैं बेटा इकलौता, मेरी सिस्टर की शादी हो तो चुकी बेटा तो हाँ वो जी, कहते हैं ना कि बेटे से ही वंश बेल आगे बढ़ती है। हाँ हाँ बेटी तो प्राय घर में चली जाती हाँ। है। तो आपको ये नहीं कि भाई आपके मम्मी ने ये कहा हो कि भाई वंश बेल को आगे बढ़ाना है, आप ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसे फेस टू फेस तो नहीं कहा, लेकिन इंटरनल तो थोड़ा बहुत वो सोचते थे। फिर उनको ये पता चल गया कि ये डिसीज़न इनका पक्का है, तो वो कभी कुछ कहते भी नहीं हैं। और ये वाली बातें थोड़ी सी ना वंश वाली, इन्हें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल समझना चाहिए। अब हम वंश की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की, कोई बच्चा नहीं हुआ, उनके उनके उनसे सीखने वाले क्या उनके वंश नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने शादी नहीं की, आज वो कितने युवाओं की प्रेरणा है, तो उनका वंश कितना बड़ा है। कितने लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, करोड़ों लोग उनके हाँ फॉलोअर्स हैं, उनको followers हैं, फॉलो करते हैं। उनको मानते हैं, तो अपना हम आदर्श दो मानते दो हैं। बच्चे कर ले वो हमारा वंश बढ़ाएंगे, ये बात बड़ी छोटी सी है। हम जिनको सिखा रहे हैं वो भी तो हमारा वंश ही है, वो भी तो उसको आगे ही तो बढ़ा रहे हैं ना। तो ये तो आपने एक समाज को एक मैसेज, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि दूसरा करने से पहले बहुत सोचेगा। क्या मानते हो ऐसे? कैसे? जैसे आपने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि शादी की और बच्चे नहीं बनाने, यानी कि तो ये तो एक सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप मानते हैं कि ऐसा जैसे हमने सोचा है, ऐसे समाज में और भी सोचे कि जो हमारे आसपास है उनको अपना बच्चा समझे, अपना परिवार नहीं, समझे? मैं ऐसा कॉपी पेस्ट करने का माइंड नहीं रखता कि हमने इस तरह से सोचा तो सारे ऐसे ही सोचे। भाई अपने बच्चे करके भी दूसरों के बच्चों को अपना माना जा सकता है, सबका अपना अपना तरीका है। हमारा ही अपना तरीका है, लेकिन हमारा तरीका किसी पर कॉपी पेस्ट होगा इसके एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं करता। सबका अपना तरीका है जीने का, और सारे अपने अपने लेवल पर ठीक ही जीते हैं। तो हम ऐसे जी रहे हैं, ऐसे दूसरों को जीना चाहिए, ऐसा कहना गलत है। तो आपके इस डिसीजन को लेके किसी ने आपको पिंच भी किया कि हो सकता है कि मेडिकली आप बाप नहीं बन सकते हो, नहीं, मीनाक्षी माँ नहीं बन ऐसा सकती हो? नहीं है, ऐसा कुछ आई हो कोई बात सामने? नहीं, ऐसा कई लोगों को वो थोड़ा सा सिंपैथी दिखाने के हिसाब से कहते हैं कि कोई दिक्कत हो हम दवाई दिलवा देते हैं, ये कर देते हैं। तो लेकिन वो काम करते करते ना सबको एक एहसास हो जाता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। जो फील्ड से जुड़े लोग हैं उनको तो समझ आता है। अच्छा, जो MTFC में जो लड़कियां जुड़ी हुई हैं आप इससे, हाँ जी, और वो काफ़ी हम्बल और गरीब फैमिली से भी बिलोंग करती है, हाँ जी, तो उन्होंने भी अपनी कोई जर्नी शेयर की। हम नाम तो किसी का शेयर नहीं करेंगे, लेकिन क्या उनके जीवन में या उनको एक लड़की होने का कभी खामियाजा भुगतना पड़ा हो, पर्सनल जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में? ऐसा हुआ कभी आपके सामने, कोई ऐसी स्टोरी है? ऐसे तो बहुत हैं। वही बात है कि किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता। बहुत से संघर्ष ऐसे होते हैं जिसको ना व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी और की लाइफ से जुड़े होते हैं। तो लड़कियों को लेकर तो काफ़ी स्ट्रगल हमने सुना ही हुआ है, उस पर हमने काम भी किया है। लड़कियों ने अपनी स्टोरी शेयर की? काफ़ी स्टोर, वो तो देखो, अगर हम टीचर हैं उनके और पेरेंट्स की तरह उनके साथ डील करते हैं तो ऐसी चीज़ें तो शेयर करते ही हैं बच्चे। तो ऐसी कोई एक ऐसी कहानी कि जो लड़की को आपके बिल्कुल दिल को छू गई हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखो, बहुत सारी चीज़ें तो लड़कियों के साथ कॉमन है। कॉमन ऐसे है जैसे लड़कियों के साथ रोड पर छेड़खानी होना, जिसकी वजह से उनके अंदर एक फ़ियर होता है, और फियर की वजह से वो अपनी फ्रीडम भी नहीं मांगती है। फ्रीडम भी वही लड़कियां मांगती हैं जिनके अंदर फियर नहीं होता, ताकि हम उस फ्रीडम का यूटिलाइजेशन कर सकें। तो लड़कियों के साथ ये आज भी समाज में बहुत ज़्यादा है कि वो अकेले कहीं पर जा रही हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है, और ऐसे तो अनगिनत चीज़ें हैं हमारे सामने। और जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है और आगे बढ़ता है, तब वो एक एक्सेप्ट भी कर लेता है कि ये समाज का एक हिस्सा है और ये एक नेगेटिव पार्ट है। लेकिन समाज ऐसा भी है जो हमें बहुत कोऑपरेट भी करता है। अगर हम इस नेगेटिविटी से थोड़ा सा बियॉन्ड अदर साइड भी देखें तो बहुत लोग कोऑपरेट करने वाले भी हैं। हमने लड़कियों के इस वाले मैटर में सेक्सुअल हरासमेंट होती है?
सेक्सुअल हरासमेंट का तो ऐसा ज़्यादा केसेस नहीं आए हमारे सामने, बट एविटीजिंग के केसेस काफ़ी आते हैं। बचपन में छोटे थे जब? छोटे भी बड़े भी, उनको काउंसलिंग देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, और फिर जब बच्चे बोल्ड हो जाते हैं तो उनका सामना भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने ये सिखाया कि तुम शुरू से ना व्हीकल लर्निंग पर बड़ा फोकस करो, क्योंकि व्हीकल ऐसा है कि जैसे अब बच्चा जो जितना पैदल जा रहा है उसके साथ उतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साइकिल पे जा रहा है थोड़ी कम हो रही है, अगर वो स्कूटी बाइक और ये चीज़ें सीख जाए तो कहीं ना कहीं रोड पर उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं आगे मेंटेन करने में इजी, सेल्फ डिफेंस में या सिक्योरिटी सेफ्टी में काफ़ी हेल्प हो जाए, हेल्प, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ जी। तो जैसे आप ये ईंट भट्ठों पे भी गए हैं, आप स्लम बस्तियों में भी गए हैं, वहाँ के भी बच्चों को आपने एजुकेशन देने का काम किया, तो वहाँ की कैसे पेरेंट्स जो है उनके सामने क्या क्या चैलेंज आते हैं, आपके सामने क्या चैलेंज आते हैं, वो क्या पेरेंट्स बहुत जल्दी मान जाते हैं? देखो, मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स के सामने चैलेंजेस आते हैं, ये तो है ही, लेकिन बच्चों के लिए पेरेंट्स खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हमें सिर्फ लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना आर्थिक रूप से इनको समस्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आर्थिक से ज़्यादा ना मानसिक समस्या है। आर्थिक गरीबी से ज़्यादा मानसिक गरीबी है, वो जो पेरेंट्स से मिलती है। कई बार बच्चों को बहुत साधन भी मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उसका कारण उनके पेरेंट्स होते हैं। हम एक सिंपैथी के वे से कह तो सकते हैं कि वो गरीब है, लेकिन उनकी गरीबी कहीं ना कहीं मानसिक भी होती है। उनको कहीं ना कहीं वो आदत हो जाती है उस इन्वायरमेंट में रहने की, और उस इन्वायरमेंट को तोड़ना हमारे लिए एक चैलेंज होता है। बहुत सारे पेरेंट्स के पास साधन होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। उनकी सोच इतनी ही सीमित होती है कि हमारा बच्चा काम करेगा, हमारे लिए पैसा लेकर आएगा, उससे हमारा घर का खर्चा चल जाएगा, और ये पढ़ाई और ये चीज़ें तो वेस्ट है। आप समय देते हैं, अपना बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, आप स्किल्ड डेवलपमेंट का काम करते हैं, जॉब्स दिलवाने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ये सब चीज़ें होती है तो इसमें समाज है, लोग है, ये भी कहते होंगे कि भाई नरेश डल ने क्या किया। इसके लिए तो आप बहुत बड़े बड़े लोग सेठ लाला बैठे हैं, हाँ। वो संस्था को चंदा देते हैं, हाँ। और आप उस चंदे से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें आपका कंट्रीब्यूट क्या रहा, ये ऐसा कहते हैं? नहीं, ऐसे तो ज़्यादा इससे इस तरह की चीज़ें तो सामने नहीं आती। मैं तो कहूँगा कि एप्रिशिएशन और ज़्यादा मिलता है जब हम काम करते हैं, तो संघर्ष अपनी जगह और एप्रिशिएशन अपनी जगह, ये तो चीज़ें चलती हैं साथ साथ। और देखो, कहने वालों को तो रोक नहीं सकते, जिसने जो कहना वो कहता है, और जिसने जो करना है वो करता है, तो करने का काम हमारा है तो हम कर रहे हैं। तो क्या ये जो आपको डोनेशन मिलता है, हाँ जी, इस पैसे से आप अपने निजी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो कहीं ना कहीं जो निजी चीज़ें थी वो इस ऑर्गेनाइजेशन में लगाई होंगी। इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रोफेशन नहीं बनाया। प्रोफेशन बनाते तो आज आपके स्टूडियो में नहीं बैठे होते। तो इसको हमने सेवा बनाया, और आगे जो बच्चे हैं जिनको मोटिवेट किया, जिनको वॉलंटियर्स बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया, उनको भी यही सिखाया कि ये सेवा करने का मंच है, ये कमाई का मंच नहीं है। तो आप डोनेशन मांगते हैं या खुद मिल जाता है? डोनेशन खुद भी मिल जाता है, और बच्चों के लिए कन्विंस भी करना पड़ता है लोगों को। दोनों तरीके रहते हैं। तो जब आप किसी डोनेशन लेने के लिए जाते हैं या उनको कहते हैं, हाँ जी, तो हेजिटेशन होती है? हेजिटेशन तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये भी होता है कि हम अपने लिए तो कह नहीं रहे, हम कह तो बच्चों के लिए रहे हैं, और जिन बच्चों के लिए कह रहे हैं, जब उनकी एजुकेशन में डेवलपमेंट आता है तो अच्छा भी लगता है कि हमने अपनी हेजिटेशन को तोड़कर इन बच्चों के लिए काम किया, तो अच्छा है। तुम्हारी हेजिटेशन तो इतनी थी और इन बच्चों का डेवलपमेंट इतना हो गया, तो हेजिटेशन तो होती है। निराशा भी मिली आपको कभी? बहुत बार मिली है, बहुत बार, अनगिनत बार। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसमें नेचर भी बहुत बड़ी हेल्प करता है। एक बार मैं बड़ा डिप्रेस था, हमारा झज्जर चुंगी पे सेंटर, हम रेंट भी पे नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा मन में आया कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ऐसी बड़ी सिचुएशन आई हमारे सामने, इकोनॉमिकल। तो मैं ऐसे बैठा था, तो मुझे याद है नित्यानंद स्कूल के
डायरेक्टर थे, फाउंडर डॉक्टर जय सिंह मलिक जी, जय सिंह मलिक। वो आए और उन्होंने विज़िट किया MTFC का और मुझे 1500 रुपये डोनेशन दिए। आज वो 1500 रुपये नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उस 1500 रुपये से एकदम बूस्ट मिला। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग अपने आप आएंगे, देखेंगे और कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। तो ऐसी इंस्पिरेशन की बातें हैं। एक बार ऐसी सिचुएशन आई, हमारे MTFC में बिल्कुल पैसे नहीं और बहुत दिक्कत, और मेरा एक फ्रेंड था मंजीत, और MTFC के माध्यम से जुड़े थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं बैठा और वो मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा के चले गई, और जब मैंने उस पैकेट को खोल के देखा तो उसमें 21,000 रुपये थे। वो बात मैं आज तक उनसे शेयर नहीं कर पाया कि वो क्यों आए थे, किस लिए दिए थे। और मैंने देखा कि उसमें 21,000 रुपये, मैंने कहा ये क्या, बड़ा मुझे जो अचंभा लगा। ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। और यही कंडीशन 2-3 महीने बाद फिर हुई मेरे सामने, और उन्होंने ऐसा ही पैकेट मुझे दिया, उसमें 11,000 रुपये थे। तो मंजीत को फ़ोन किया कि ये क्या है? मैं आज इस स्टूडियो के माध्यम से उनको वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उनकी जॉब चंडीगढ़ में लग गई, तो मैं उनसे ये बात शेयर नहीं कर पाया कि मैं इस कंडीशन में था, तब आपने मुझे पैकेट दिया था। उनके लिए वो सिर्फ पैकेट था और मेरे लिए वो बूस्ट था। तो ऐसे कई बार बूस्ट मिले जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बच गई, नहीं तो वो जो मोराल था वो डाउन भी हो सकता था। एक बार तो मैं आपको बताऊं, जो अनीता बाहर आई हुई है, अनीता थी, एक अंजू थी हमारे सामने, एक अंजू लड़की थी। तो हमारा कनेली रोड पे सेंटर, और हमारे पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं कि जाके स्कूटी लेके काम कर लें। और ये बच्चे थोड़ी देर में आए मेरे पास, अनीता और अंजू, इन्होंने कुछ पैसे दिए मुझे, 150-200 रुपये। मैंने कहा ये तुम कहाँ से लाए हो? बोले सर वो जो हमारे ग्राउंड पे जामुन का पेड़ लगा हुआ है ना, जामुन तोड़ के मार्केट में सेल कराए हैं, और वो जामुन से जो पैसे आए हैं ना वो लेकर आए हैं। मतलब बच्चे इतने डेडिकेट है, इतना ये हेल्प करना सारे चाहते हैं। बच्चों का ही कमाल है, डेडिकेशन की वजह से ही है सब कुछ। बहुत सारी कहानियां हैं, अभी मैं बताने लगूँ तो बहुत सारा, इतना टाइम होगा नहीं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लगा कि हम काम करते रहेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और अब आपको लगता है कि जैसे शहर में कौन ऐसा है कि जो आपका रेगुलर डोनर है और आपको बहुत सारी मदद करता है, जो आप जिस मुकाम पे अभी हैं यहाँ तक पहुँचाने में उन व्यक्ति, हालांकि वैसे तो जिसने 1 रुपया दिया उसका भी उतना ही योगदान है, जिसने 1 लाख दिया उसका भी उतना ही योगदान है, लेकिन आप 2-3 ऐसे डोनर कि जो आपकी संस्था में लगातार आपकी हेल्प करते हैं, वो कौन है? देखो, वर्तमान से पहले ना थोड़ा अपना पास्ट याद करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो वर्तमान है ना वो पास्ट पे खड़ा है। सबसे पहला नाम तो मैंने गोविंद राम सिंगल जी का लिया जी। उसके बाद इनर व्हील क्लब से अंशु जैन जी हैं, वो MTFC ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी और उन्होंने MTFC ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सपोर्ट किया। इनर व्हील क्लब के माध्यम से उन्होंने इतने प्रोजेक्ट करवाए, हमें बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में अंशु जैन जी ने। उनके हस्बैंड सुशील जैन जी CA हैं, वो आज तक हमारा अकाउंट्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ऑडिट करते आए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने MTFC को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पूरे परिवार को भी जोड़ा। हमारे साथ बस्तियों में भी जाते थे, अलग अलग कैंप्स लगवाते थे। काफ़ी बड़ी अच्छी जर्नी उनके साथ रही हमारी। आज भी MTFC ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। एक मुलकराज धमीजा जी थे, वो 14 किडनी की प्रॉब्लम थी, 14 साल से किडनी के पेशेंट थे और हमारी किराए की जगह थी और उन्हीं का सपना था कि MTFC की अपनी जगह होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। किडनी के पेशेंट होने के बावजूद भी उन्होंने MTFC के लिए बहुत काम किया और MTFC ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा। जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरा मन बहुत कृतज्ञता से भर जाता है। वो डायलिसिस करवा कर आते थे, तो डायलिसिस करवाने के बाद वो अपने घर पे नहीं जाते थे, वो MTFC में आते थे और देखते थे कि MTFC में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है और कैसे बढ़ा सकते हैं उसको। किराए की जगह थी, उन्होंने हमें एक जगह दी 461 गज की हिसार रोड पर, वो किसी वजह से बन नहीं पाई। फिर हमने यहाँ कनेली रोड पे जगह ली, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, लोगों के साथ जोड़ा। तो 2 ही फ्लोर बने थे, इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई।
तो हमारे एमटीएफसी के संरक्षक भी थे, आज भी हमने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, तो उनकी प्रेजेंस आज भी हमारे बीच में है। मुल्क राज जी का नाम आते ही आप भावुक हो गए। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से मैं रोज़ ही भावुक रहता हूँ कि इन लोगों की वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ पाए हैं। हमारा कहीं ना कहीं फेस हो जाता है कि नरेश ढल ने किया, मीनाक्षी ढल ने किया, लेकिन हमें कितने लोगों ने सपोर्ट किया, उनकी वजह से तो हम कर पा रहे हैं ना। मतलब क्रेडिट आपको नहीं जाता ये? क्रेडिट का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के जो अच्छे लोग हैं ना, उनकी वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं। एक डॉक्टर परवीन मल्होत्रा सर हैं, उनका पूरा परिवार एज ए डॉक्टर भी, कंट्रीब्यूटर भी, एमटीएफसी को शुरू से सपोर्ट कर रहा है। और वो डॉक्टर परवीन मल्होत्रा जी कितना सपोर्ट करते हैं मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत से केसेस तो देखो, मेडिकल के केसेस को तो मैं क्या शेयर करूं, क्योंकि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई दिक्कत रहती है। और ये हमारा रोज़ का काम है। 5-6 पेशेंट तो रोज़ लिस्ट में रहते हैं, और डेली 5 बजे के बाद सर का मतलब फ़ोन ऑन होता है, 3 से 5 वो फ़ोन को बंद रखते हैं जब पीजीआई से आते हैं। रेगुलर व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट देना, गाइड करना, बताना, इतना ज़्यादा सर का कंट्रीब्यूशन है, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। ऐसे बहुत से नाम हैं। और जो मैं अंशु जैन जी बता रहा हूँ, उन्होंने राजेश जैन जी को एमटीएफसी के साथ जोड़ा, और राजेश जैन के जो एमडी राजेश जैन जी ने एमटीएफसी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया अपना। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात है भावना की। उन्होंने हमें किसी प्रकार से कभी ना प्रेशराइज नहीं किया कि मैं इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ तो मेरा ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए। एक्चुअल में उनका जो नेचर है, उस नेचर को हम अप्रिशिएट करते हैं। और वो सिर्फ एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, रोहतक की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, और बिल्कुल ईगोलेस नेचर है। तो इस मंच के माध्यम से मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी जो 28 जून को उनका जन्मदिन है, तो पहले तो हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे बच्चों के साथ उनका। इस बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी 2-3 महीने पहले कि सर हम आपका जन्मदिन ना पूरे समाज के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो 28 जून को हमने रोहतक की हर ऑर्गेनाइजेशन को बुला रखा है, वो मिलकर राजेश जैन जी को ऑनर करें। एक सामूहिक सम्मान हमने रखा हुआ है, ताकि ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिले जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, और कंपनी चलाने के बाद भी उसका माइंड कितना सोशल है। मुझे लगता है उनके कंपनी चलाने का मोटिव ही लोगों के लिए, इतना वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ओपिनियन सबके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो उनको कोरोना में भी काम करते हुए देखा। अगर पैसों का ही मैटर होता है, पब्लिसिटी का ही मैटर होता है, तो कोरोना में वो फील्ड में नहीं उतरते। हम 85 बच्चों के साथ जन सेवा संस्थान में थे कोरोना में, खाना बनवा रहे थे, खाना बनवाना, डिस्ट्रीब्यूट करवाना, उसमें राजेश जैन जी लगभग रोज़ आते थे। जन सेवा संस्थान में कंट्रीब्यूशन देना, या कोरोना में एमटीएफसी के बच्चों की पढ़ाई ना रुक जाए, किताबें देना, बच्चे घर पर पढ़ते रहें, फील्ड में उतरते थे, मास्क लगा कर आते थे। 2-3 बार तो उनको लंग्स की भी दिक्कत हुई, बाहर वो ट्रीटमेंट के लिए भी गए। तो ऐसे व्यक्ति मतलब मुझे लगता है कि रेयर ऑफ रेयर कभी जन्म लेते हैं। बहुत बहुत महान आत्मा है वो। उनका एमटीएफसी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, हमें बस दी, कंप्यूटर लैब बनवाई, रेगुलर डोनेशन भी देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो एमटीएफसी का जो अगले 5 साल का जो आपका लक्ष्य है वो क्या है? हमारा जो लक्ष्य है ना सर, वो एक्चुअल में इतना बड़ा है कि अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअल में हम एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन के 600 सेंटर बनाना चाहते हैं। 600 सेंटर। अभी कितने हैं? अभी हमारे 8 सेंटर बन चुके हैं अलग अलग जगह पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो निकले, तो अगर एक बच्चा भी निकलेगा तो एक सेंटर बना सकता है। तो हमारा ये रूटीन रहता है, सुबह से शाम तक हम इसी काम को देते हैं कि किस तरह से बच्चे पढ़ें, किस तरह से वो रोज़गार में सेटल हो, किस तरह से वो सेवा करें। इसलिए हमने बना रखा है शिक्षा, सेवा, रोजगार, इन 3 पॉइंट्स पर बच्चों को काम करना है। तो हम हर उस एरिया में पहुंचना चाहते हैं जहां पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हमारे 8 सेंटर्स बन चुके हैं। तो नरेश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके जो 600 सेंटर का जो लक्ष्य है वो बहुत जल्दी पूरा हो। और हम आपसे और समाज के लोगों से भी यही
मांग करते हैं कि आप जैसे जो सज्जन लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक ऐसे बच्चों को शिक्षा, रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं जिनके लिए, उनके लिए आप जैसे लोग और भी आगे आएँ, आपकी मदद करें। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जर्नी इतनी लंबी है और इस लंबी जर्नी में इतने ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया कि कम समय में सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं कुछ लोगों के नाम ले पाया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया और जिनका नाम नहीं आया उनका कंट्रीब्यूशन किसी लिहाज से कम है। और मीडिया का भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे बीच में सत्सिंग जी हैं, सत्सिंग जी जो इसी स्टूडियो को मैनेज कर रहे हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमारी पहली न्यूज़ आई थी। तो आज तो नॉर्मल होगी, बहुत सी मीडिया में न्यूज़ आ चुकी है, इंग्लिश में भी आ चुकी है, हिंदी में भी आ चुकी है। लेकिन जो पहली न्यूज़ आई थी हमारी सर ने दी, तो हमारे वहाँ सेलिब्रेशन का माहौल बना था। 2013 या 14 की बात है। तो हम न्यूज़पेपर लेकर आए थे, कम से कम 60-70 न्यूज़पेपर लेकर आए थे। सारे बच्चों में बांटे थे कि हिंदी में तो आती है, आज पहली बार इंग्लिश में आई है। ऐसे आपका भी बहुत अच्छा MTFC में कंट्रीब्यूशन रहा है। मीडिया के माध्यम से आप किसी भी समाचार समूह में रहे, आपने MTFC को सपोर्ट किया है, तो आपका भी बहुत बहुत आभार है। और मंच के माध्यम से सभी वॉलंटियर्स का, बच्चों का, जितने भी संस्था से जुड़े लोग हैं, सबका धन्यवाद है। तो MTFC की तरफ से क्या ये आपका पहला पॉडकास्ट है? नहीं, ऐसे काफ़ी हो चुके हैं, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। नहीं, इंटरव्यू होना अलग है, पॉडकास्ट जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, कुछ खबर फास्ट में भी पहले हुए थे ऐसे। जी। मेन इंटरव्यू नहीं है, मेन है मिशन सर। वो मिशन चलता रहेगा तो ये चीज़ें भी चलती रहेंगी। तो दोस्तों, नरेश ढल जी के साथ हमने अब MTFC संस्था को लेकर काफ़ी डिस्कस किया। आपको MTFC की जर्नी और नरेश ढल का जो समर्पण और त्याग जो है वो कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।